नमस्कार और स्वागत है। इतिहास लिखना ना वो एक तरह से जासूसी करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। आपके पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं, तो बस कुछ सुराग, पुरानी किताबें, जमीन से निकले सिक्के और पत्थर पर लिखे कुछ संदेश। बिल्कुल। आज हम यही देखने वाले हैं कि इतिहासकार इन्हीं सुरागों को जोड़कर हजारों साल पुरानी एक दुनिया की तस्वीर कैसे बनाते हैं। ओह! और शायद सबसे पहला सुराग तो नाम में ही छिपा है। भारत को हम कितने नामों से जानते हैं? आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सिर्फ अलग-अलग शब्द नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके पीछे भी तो एक पूरी कहानी है। वही तो। क्या कहानी है? देखिए, हर नाम एक अलग नजरिए को दिखाता है। जैसे भारतवर्ष का जिक्र हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसका संबंध भरत नाम के एक शक्तिशाली कबीले से था। अच्छा, ये एक तरह से अंदर की कहानी है, जो यहाँ के लोग खुद बता रहे थे। लेकिन इंडिया और हिंदुस्तान, ये बाहर से मिली पहचान है। बाहर से। कैसे? यूनानी जब यहाँ आए, तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा हाँ, और उसी से इस पूरे इलाके को इंडिया कहने लगे। अच्छा। इंडस से इंडिया। हाँ, और वहीं फारस से आए लोग सर को ह बोलते थे, तो उनके लिए सिंधु बन गया हिंदू और ये जगह बन गई हिंदुस्तान। वाह! मतलब भारत का नामकरण भी एक तरह से संस्कृतियों के टकराव और मेलजोल की कहानी है। बिल्कुल। एक ही जगह को कोई इंडस के पार का देश कह रहा है, तो कोई हिंदू का स्थान। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इस जासूसी को आगे बढ़ाते हैं। नाम के बाद अगला सुराग कहाँ मिलता है? अगला और शायद सबसे बड़ा सुराग मिलता है लिखित शब्दों में। हाँ। और जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो सबसे पहले जिक्र आता है वेदों का। वेद? हाँ, और ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये उस युग का एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया है। हाँ। और वेदों के बारे में एक बात मुझे हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगती है। उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। सही। मतलब जिसे किसी इंसान ने नहीं लिखा। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ। इसका उस समय के समाज पर क्या असर पड़ता होगा? यही सबसे जरूरी बात है। अपौरुषेय माने जाने की वजह से ही वेदों को दैवीय ज्ञान का दर्जा मिला। अच्छा। वो सिर्फ किसी ऋषि की लिखी किताब नहीं थी, बल्कि एक अंतिम सत्य था जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। समझ गया। इसी विश्वास ने सदियों तक भारतीय समाज को दिशा दी। और इन वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है ऋग्वेद। ऋग्वेद। हाँ, ये इतना विशाल है कि इसमें 1000 से भी ज्यादा भजन है, जिन्हें 10 अलग-अलग किताबों यानी मंडलों में बांटा गया है। मशहूर गायत्री मंत्र भी इसी का हिस्सा है। पर क्या ये सिर्फ पूजा पाठ और मंत्रों की बात करता है या हमें उस समय की दुनिया के बारे में भी कुछ बताता है? बहुत कुछ बताता है। ऋग्वेद उस समय के समाज और राजनीति की एक खिड़की है। जैसे? मिसाल के तौर पर इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का जिक्र आता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, ये मैंने सुना है। इसे उस समाज का एक ब्लूप्रिंट समझिए। हम्म। पुरुष सूक्त में समाज की कल्पना एक शरीर की तरह की गई, जिसके अलग अलग अंग मिलकर समाज को चलाते हैं। लेकिन ये तो बाद में बहुत कठोर हो गया था ना? बिल्कुल। शुरुआत में ये काम पर आधारित वर्गीकरण था, जो बहुत बाद में जन्म पर आधारित और कठोर हो गया। अच्छा, तो ये तो हुई ऋग्वेद की बात। बाकी के 3 वेदों का क्या? क्या वो भी हमें कुछ अलग बताते हैं? हाँ, हर वेद का अपना एक खास फोकस है। अगर ऋग्वेद ज्ञान है, तो यजुर्वेद यज्ञ करने की रूल बुक है। उसमें सारे नियम कानून हैं। ठीक है। सामवेद पूरी तरह से संगीत को समर्पित है। साम का मतलब ही है गान। अच्छा, तो भारतीय संगीत की जड़ें यहाँ हैं। हाँ, इसे भारतीय संगीत की गंगोत्री भी कहते हैं। और अथर्ववेद सबसे अलग है। वो आम इंसान की जिंदगी के बारे में है। रोग, डर, जादू टोना, दवाइयाँ। मतलब रोजमर्रा की बातें। बिल्कुल। उसमें हमें उस दौर के लोगों के विश्वासों और उनकी रोजमर्रा की चिंताओं की सीधी झलक मिलती है। जैसे? मुंडकोपनिषद से। हाँ, वही। वो भी तो वहीं से लिया गया है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे हजारों साल पुराना एक दार्शनिक विचार आज भी राष्ट्र की पहचान का हिस्सा है। उपनिषद और पुराणों में एक बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। क्या फर्क है? उपनिषद, जिनकी संख्या 108 है, वो पूरी तरह से फिलॉसफी पर है। आत्मा, परमात्मा, जीवन का अर्थ क्या है, वो ज्ञान की बातें हैं। एक मिनट, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई बात है। मैं हमेशा सोचता था कि पुराण मतलब सिर्फ पौराणिक कथाएं, देवी देवताओं की कहानियां। नहीं नहीं, ये एक बहुत आम धारणा है। तो क्या इतिहासकार सच में उन्हें राजाओं की वंशावली के लिए एक भरोसेमंद स्रोत मानते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा।
देखिए, पुराणों में कहानियां तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ राजाओं की वंशावली भी दी गई है। अच्छा। कुल 18 पुराण हैं और उनमें से कुछ जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण हमें मौर्य, सातवाहन और गुप्त वंश के राजाओं की लिस्ट देते हैं। पर क्या उन पे भरोसा किया जा सकता है? अब इन्हें आंख बंद करके सच नहीं माना जा सकता, लेकिन जब इन लिस्ट्स को हम दूसरे सबूतों जैसे सिक्कों या शिलालेखों से मिलाते हैं तो इतिहास की एक तस्वीर उभरने लगती है। ये एक पजल के टुकड़े की तरह है। समझ गया। तो ये तो हुई एक तरह की कहानी जो संस्कृत में लिखी गई। क्या उस दौर में कोई और भी कहानी लिखी जा रही थी? मतलब कोई ऑल्टरनेटिव नैरेटिव? बिल्कुल। और यहीं पर बौद्ध और जैन साहित्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कैसे? एक बड़ा फर्क भाषा का था। जहां वैदिक ग्रंथ संस्कृत में थे, जो उस समय विद्वानों और पुरोहितों की भाषा थी, वहीं बौद्ध ग्रंथ पाली में और जैन ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए। आम लोगों की भाषाओं में। एग्जैक्टली आम लोगों की भाषाओं में। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक और जातक कथाएं या जैन धर्म के आगम ग्रंथ हमें उस दौर के समाज का एक अलग, मुख्य धारा से हटकर नजरिया देते हैं। और कुछ ऐसे ग्रंथ भी तो थे जो सीधे सीधे राजनीति या इतिहास पर ही लिखे गए, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र या कल्हण की राजतरंगिणी। हाँ, राजतरंगिणी। हाँ, और हर एक अपने आप में मील का पत्थर है। अर्थशास्त्र नाम के बावजूद सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है। ये मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन पर लिखा गया भारत का पहला ग्रंथ माना जाता है। और राजतरंगिणी? राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, वो इसलिए खास है क्योंकि ये संस्कृत में इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखने का पहला बड़ा प्रयास था। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कल्हण से पहले इतिहास को घटनाओं के एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के बजाय मतलब कहानियों और वंशावली के रूप में ज्यादा देखा जाता था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। बिल्कुल, यही एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। कल्हण ने तथ्यों की जांच पड़ताल पर, पुराने शिलालेखों को देखने पर और एक निष्पक्ष नजरिया रखने पर जोर दिया। ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की तरफ एक बड़ा कदम था। तो हमने देखा कि उस समय के भारतीय लेखक क्या लिख रहे थे, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी तो है। बिल्कुल है। बाकी दुनिया भारत को कैसे देख रही थी? यहीं पर विदेशी यात्रियों के लिखे वृत्तांत बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। और वो इसलिए इतने कीमती हैं क्योंकि उनका नजरिया बाहरी था। वे ऐसी चीजों पर भी ध्यान देते और उन्हें लिखते थे जो शायद स्थानीय लेखकों के लिए इतनी आम बात रही होगी कि उन्होंने उसका जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। अच्छा, जैसे चीनी यात्री फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए, या ह्यूएन सांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। वेनसोंग ने तो यहाँ पढ़ाई भी की थी ना? हाँ, उन्होंने तो नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई भी की और अपनी किताब सीयू की में उस समय के समाज, शिक्षा और प्रशासन के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। चीनी यात्रियों के अलावा अरबी लेखकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ, अल बरूनी और इब्न बतूता, ये दो नाम अक्सर सुनने में आते हैं। और इन दोनों में भी बड़ा दिलचस्प फर्क है। अल बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ आया था, वो एक विद्वान था, एक रिसर्चर, स्कॉलर टाइप। हाँ बिल्कुल। उसकी किताब किताबुल हिंद भारत के धर्म, दर्शन और विज्ञान का एक गहरा विश्लेषण है। वहीं इब्न बतूता, उनको आप 14वीं सदी का एक ट्रैवल ब्लॉगर समझ सकते हैं। ट्रैवल ब्लॉगर? हाँ, उसका यात्रा वृत्तांत रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय के भारत की एक जीती जागती आंखों देखी तस्वीर पेश करता है। उसकी कहानियां किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये तो कमाल है। तो अब तक हमने किताबों और डायरियों जैसे सुराग देखे, लेकिन शब्द तो बदले जा सकते हैं, उनमें पक्षपात हो सकता है। क्या हमारे पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो ज्यादा ठोस हों, जो सचमुच पत्थर की लकीर जैसे हों? है, और यहीं पर हमारी जासूसी का तीसरा और सबसे मजबूत हिस्सा आता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी जमीन की खुदाई से मिली चीजें। पुरातत्व उनको एपिग्राफी कहते हैं। ये पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखे होते हैं, इसलिए इनमें फेरबदल करना लगभग नामुमकिन है। मतलब ये ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं? बहुत ज्यादा। इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है? एक बेहतरीन उदाहरण तुर्की में मिले बोगाज कोई अभिलेख का है। ये करीब 1400 ईसा पूर्व का है, और जानते हैं इसमें क्या मिला? क्या? इंद्र, मित्र, वरुण जैसे वैदिक देवताओं के नाम। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वैदिक संस्कृति का प्रभाव भारत की सीमाओं के बहुत बाहर तक था। वाह! इसी तरह कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का लिखित प्रमाण मिलता है,
और स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हमें भारत पर हुए हुणों के आक्रमण की पहली ठोस जानकारी मिलती है। अभिलेखों के अलावा सिक्के भी तो होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं? सिक्के सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बताते, वो अपने समय की कहानी कहने वाले छोटे छोटे टाइम कैप्सूल हैं। टाइम कैप्सूल? भारत के सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कहलाते थे। जब हमें पुदुचेरी के पास अरिकामेडू में रोमन सिक्के मिलते हैं तो ये भारत और रोम के बीच एक मजबूत व्यापारिक रिश्ते का सीधा सबूत है। अच्छा। इतना ही नहीं, सिक्के हमें राजाओं की निजी पसंद के बारे में भी बताते हैं। जैसे समुद्रगुप्त के एक मशहूर सिक्के पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो साबित करता है कि वो एक महान विजेता होने के साथ साथ संगीत के भी शौकीन थे। ये कितना अद्भुत है। तो हमारे पास धर्म ग्रंथ हैं, विदेशियों के यात्रा वृत्तांत हैं और फिर पत्थर और धातु के ठोस सबूत हैं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। क्या कभी ऐसा होता है कि ये स्रोत एक दूसरे से अलग बात कहें? मान लीजिए पुराणों में किसी राजा का शासनकाल कुछ और लिखा है और उस दौर के मिले सिक्कों से कुछ और ही पता चल रहा है। हाँ, अक्सर होता है। उस हालत में एक इतिहासकार किस पर ज्यादा भरोसा करेगा? ये इतिहास लेखन का सबसे चुनौतीपूर्ण और मैं कहूंगी सबसे रोमांचक हिस्सा है। अच्छा। और इसका जवाब है किसी एक पर नहीं। इतिहासकार का काम ही इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर एक दूसरे से क्रॉस वेरीफाई करना है। मतलब मिलाना पड़ता है। हाँ, कोई भी एक स्रोत 100% सच नहीं होता। ग्रंथों में लेखक का अपना नजरिया हो सकता है, कहानियों में अतिशयोक्ति हो सकती है। वहीं पुरातत्व हमें ठोस ढांचा देता है, एक बेसलाइन देता है, लेकिन वो हमें उस समय के लोगों की सोच या समाज के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। सही बात है। असली इतिहास इन दोनों को मिलाने से बनता है। तस्वीर तब पूरी होती है जब हम पुराणों की वंशावली को, ह्वेनसांग के विवरण को और जमीन से मिले सिक्कों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन भारत का इतिहास कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि इन सभी अलग अलग आवाजों, सबूतों और कहानियों से बुना गया एक जटिल और खूबसूरत मोज़ेक है। बिल्कुल। ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर समुद्रगुप्त के सिक्कों तक, अलबरूनी की किताब से लेकर ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत तक, हर सुराग हमें भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विरासत की एक अलग झलक दिखाता है। और जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तभी इतिहास की एक ज्यादा सच्ची और मुकम्मल तस्वीर बन पाती है। हमने देखा कि कैसे अलग अलग तरह के स्रोत अतीत की हमारी समझ को बनाते हैं और कभी-कभी उलझा भी देते हैं। चलिए इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। जरूर। जरा सोचिए, अगर आज से 2000 साल बाद कोई इतिहासकार हमारे समय यानी 21वीं सदी को समझने की कोशिश करे, तो वो किन स्रोतों का इस्तेमाल करेगा? हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स, विकिपीडिया, सरकारी दस्तावेज या फिर न्यूज चैनलों की डिबेट्स? वो हमारी दुनिया की कैसी तस्वीर बनाएगा? और क्या ये मुमकिन है कि वो हमारी कुछ बातों को पूरी तरह से गलत समझ ले?